नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। विधानसभा चुनावों की खबरों की इस खास शो किस्सा कुर्सिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मिशा बाजवा चौधरी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आज की चुनावी हलचल आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और हम आपको ये भी बताएंगे कि चुनाव में उम्मीदवारों का इंतजार आखिर कब खत्म होगा। चलिए शुरुआत करते हैं किस्सा कुर्सिका की। पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां पर कैंडिडेट चुनने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के आला नेताओं का मंथन इस वक्त जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक से पहले अपना होमवर्क भी शुरू कर दिया है। राहुल गांधी उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने से पहले पार्टी के जिला अध्यक्षों से बातचीत कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी उम्मीदवारों की लिस्ट पर मंथन कर चुकी है। उम्मीद ये है कि दशहरे से पहले बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। एमपी में आज आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की उम्मीदों पर झाड़ू फेरने के इरादे से आम आदमी पार्टी मैदान में है। अब तक उसने 148 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। और एमपी का अपडेट लेने के लिए सीधे चलते हैं मेरी सहयोगी दीप्ति चौरसिया के पास। हमारी एडिटर न्यूज हमारे साथ जुड़ रही हैं। दीप्ति, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव पहले ही कांग्रेस को कह चुके हैं कि भाई आपके वहां से जो रिजेक्ट होता है उस माल को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये भी बहुत बड़ी वजह है, अड़चन है कि कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। बहुत बड़ी वजह है। और वैसे भी जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए तो ये अस्तित्व की लड़ाई है और जिस तरह से कांग्रेस चाह रही थी कि उसका कहीं बीएसपी के साथ या सपा के साथ कोई गठबंधन हो जाए, वो भी नहीं हुआ है। तो निश्चित ही कांग्रेस के लिए चुनौतियां बहुत सारी हैं, क्योंकि 3 साल से बीजेपी की सरकार है और अगर इस बार भी कांग्रेस कहीं कुछ फेल होती है, कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा आंचल की अस्तित्व का सवाल है। और मध्य प्रदेश में अब लगभग वो समय आ चुका है कि जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो फाइनल होने लगी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है कांग्रेस की अभी दिल्ली में, और हो सकता है कि आज देर रात तक या आने वाले शायद 15 या 17 तारीख तक जो है कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाए और लगभग बीजेपी भी दशहरे के आसपास ही अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। तो चुनाव एकदम चरम पर आ चुके हैं। उम्मीदवारों के नामों पर रायशुमारी शुरू हो चुकी है और दोनों ही पार्टियों के लिए, ये कांग्रेस के लिए तो करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस के पूरे अस्तित्व पर सवाल खड़ा होगा, और बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इस वक्त केंद्र में जो है एनडीए की सरकार है कि बीजेपी गवर्नमेंट है, और कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट ने ये सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। इसलिए बीजेपी के लिए जीत का चौका लगाना जरूरी है और वहीं कांग्रेस को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अब सरकार बनाना बहुत जरूरी है। जी दीप्ति, आपसे जानना चाहेंगे कि टिकट फाइनल करने में बीजेपी के सामने क्या दिक्कतें हैं। 163 सीट पर तो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं, उनका नाम अनाउंस करने में देरी क्यों हो रही है? देखिए आंचल, बीजेपी का जो जनरली टिकट अनाउंस होते हैं वो एक लंबे समय बाद ही होते हैं और बहुत आखिरी समय पर होते हैं। और जहां तक बात है कि 163 जो है बीजेपी के एमएलए हैं, तो निश्चित ही ये एमएलए है। लेकिन आंचल, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी के लिए भी रास्ता बहुत आसान नहीं है, क्योंकि 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी है। कहीं ना कहीं स्थानीय फैक्टर है जो वहां के लोकल एमएलए को परेशान करते हैं, जो वहां के लोकल एमएलए के ऊपर हावी हो रहे हैं। और इस तरह के कई इंसिडेंट इस बीच में आए हैं कि लोगों ने जो है एमपी को या बीजेपी के एमएलए को जो है वापस भगा दिया, या फिर इतने सारे सवाल खड़े करे कि उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। तो निश्चित ही बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं है। हाँ, ये सच है कि कुछ चीजें फिक्स हैं, कुछ सीटें फिक्स हैं जो उन्हें दी जानी है। कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके टिकट नहीं कटेंगे, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं उन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा, और कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिनके टिकट काटे जाएंगे। तो बीजेपी का चूंकि 3 बार की सरकार है, कुनबा बढ़ चुका है, मेंबरशिप भी बहुत बढ़ चुकी है, दूसरे दलों से भी लोगों को लिया गया है मौके बेमौके, तो अब टिकट बांटना बहुत आसान नहीं होगा, खासकर उस स्थिति में कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ कांग्रेस भी बहुत एग्रेसिव मोड में है, बसपा सपा सब मैदान में है, अजाक्स और सपाक्स जैसे संगठन भी मैदान में है, एट्रोसिटी एक्ट का पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है, करनी सेना अलग अपने पांव जमा रही है। तो बीजेपी के लिए तो ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस जगह बनी है उस जगह बने रहना उसके लिए बहुत कठिन काम होगा, क्योंकि इतने सारे फैक्टर हैं जो सरकार के खिलाफ चुनौती बनकर काम कर रहे हैं, या हम कहें कि बीजेपी के खिलाफ चुनौती बनकर काम कर रहे हैं। आंचल, बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये था मध्य प्रदेश का हाल, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राजस्थान की राजनीतिक हलचल क्या है। के बाद एक बार फिर से किस्सा कुर्सिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
ब्रेक से पहले हमने आपको मध्य प्रदेश का हाल बताया था और अब हम आपको दिखाते हैं राजस्थान की सियासी सरगर्मी। राजस्थान में टिकटों को लेकर सबसे ज्यादा मारामारी चल रही है। कांग्रेस को साफ ये दिख रहा है कि सत्ता विरोधी लहर के चलते राजस्थान में उसकी लॉटरी लगने वाली है। बीजेपी के सिटिंग विधायकों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। खबर यह है कि लोकल एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए बीजेपी अपने तेज तर्रार सांसदों को भी विधानसभा चुनाव का टिकट थमा सकती है। उन सांसदों पर खास जोर है जिनकी अपनी अपनी जातियों पर अच्छी पकड़ है। बीजेपी के इस दांव की काट खोजने से पहले कांग्रेस राजस्थान में गुटबाजी पर काबू पाने की कोशिश में है। टिकट बांटने में गुटबाजी रोकने के लिए ही राहुल गांधी ने ऐलान किया कि वो हवाई उम्मीदवारों का पैराशूट काट देंगे। और सीधे हम चलते हैं जयपुर, जहां पर मेरे सहयोगी मनु शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनु, ऐसी क्या मजबूरी है कि बीजेपी अपने सांसदों को 2019 के सेमीफाइनल में मैदान में उतारने की बात सोच रही है? देखिए, अमित शाह के यहाँ पर कई दौरे हो चुके हैं, जो उनकी रणनीति जो साफ तौर पर नजर आने लगी है उसमें कुछ ऐसा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में काबिज है और सत्ता में काबिज होने के कारण से विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी जो है वो ज्यादा है। राज्य सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी हो सकती है, लेकिन केंद्र में जो मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर काफी उन्होंने 4 साल तक काम भी किया है, तो उसको लेकर के उनको मैदान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि सीधे तौर पर उनसे किसी तरह की नाराजगी सामने नहीं आए। राजस्थान का आप जानते हैं हाल कि यहाँ पर जातिवाद जो है काफी संख्या में हावी रहता है, जिसके चलते जिन जातियों पर अच्छी पकड़ है सांसदों की, वो वहां पर जिताऊ और टिकाऊ हो सकते हैं पार्टी के लिए। इसीलिए सारी कवायद की जा रही है, जिसके अंदर बड़े नेताओं के भी नाम आ रहे हैं, जिसके अंदर दिल्ली में जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इसके अलावा जो बड़े नेताओं के अंदर जिसके अंदर सांसद जिसके अंदर बहादुर सिंह कोहली हैं, यहाँ पर संतोष अहलावत हैं, इन लोगों के नाम तमाम ऐसे चेहरे और ऐसे नाम हैं जिनकी जातियों के ऊपर काफी अच्छी पकड़ है और वो लोग पार्टी के लिए जिताऊ साबित हो सकते हैं। तो इसके लिए सारी कवायद की जा रही है कि स्थानीय जो राजस्थान की सरकार है उससे लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि मोदी के नाम पर और जो केंद्र के जो काम कराए हुए हैं उसके आधार पर वो जीत करके पार्टी को सहरा बना सके। जी मनु, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ भी है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने संकट है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, सीडी कांड का बवाल भी पीछे पड़ा है और बीएसपी के साथ अजीत जोगी के गठबंधन से वोट बंटने का डर भी है। फिर भी कांग्रेस की उम्मीदें कायम हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि माहौल कांग्रेस के लिए ठीक है। वहीं बीजेपी 15 साल की सत्ता से पैदा हुए एंटी इनकम्बेंसी की चपेट में दिख रही है। यही वजह है कि अमित शाह ने खुद गठबंधन की कमान संभाल ली है। अमित शाह कल से 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। तो रायपुर चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी संजय शेखर मौजूद हैं। संजय, अमित शाह कल से दौरे पर आ रहे हैं, 1 महीने में उनका ये चौथा दौरा है। जी, निश्चित तौर पर 2 दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि 2 दिनों में वो कोई पब्लिक मीटिंग को एड्रेस नहीं करेंगे। वो सीधे सीधे तमाम कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। 5 संभाग, छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, 5 संभाग के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे। सबसे पहले कल वो छत्तीसगढ़ पहुंचने पर सीधे अंबिकापुर जाएंगे और अंबिकापुर में सरगुजा संभाग के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है उनके एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहां तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो बिलासपुर आएंगे और बिलासपुर में जो संभाग स्तर के जो तमाम कार्यकर्ता है उसके सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो रायपुर आ जाएंगे। रायपुर में बड़े नेताओं के साथ उनकी मीटिंग है और फिर 13 तारीख को बस्तर संभाग जाएंगे, जहां पहले चरण में चुनाव है। वहां पर बस्तर संभाग के तमाम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वो वहां पर बातचीत करेंगे, उनके एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे और फिर वहां से लौट करके रायपुर में रायपुर और दुर्ग संभाग के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो इस तरीके से वो पूरे छत्तीसगढ़ के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है उस पर 2 दिन फोकस करेंगे, उनको रिचार्ज करेंगे। और अमित शाह का मानना है कि उन्हीं के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने नारा भी दिया है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, यदि बूथ जीत लेंगे तो मिशन 65+ का जो नारा उन्होंने दिया है उसको साकार करने में नजर रहेगी। संजय, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की राजनीतिक हलचल। किस्सा कुर्सी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।